आप सभी का हार्दिक स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं किशोर अवस्था के बारे में। किशोर अवस्था क्या है, इसके महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें आपको जान लेना चाहिए, वह इस वीडियो में बात करेंगे। नोट्स आप जो हैं स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं या फिर आप जो है वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं किशोर अवस्था के बारे में। मैंने आपको विकास की सामान्य अवस्थाओं के परिचय के बारे में जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो किशोर अवस्था हैं, जो टीनेज हैं, जिसे हम अडोलसेंस एज कहते हैं, यह 13 वर्ष से शुरू होकर 18 या 19 वर्ष तक चलती हैं। तो 13 से शुरू होकर 19 तक जो एज हैं वह किशोर अवस्था में आती हैं। और इस किशोर अवस्था में किस प्रकार का विकास होता है वह भी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले इस अवस्था के उपनाम जानते हैं। इस अवस्था को टीनेज कहा जाता है, एडोलसेंस कहा जाता है, जीवन का कठिन काल कहा जाता है। तो ये भी एक प्रश्न आता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जीवन का कठिन काल किशोर अवस्था है, तो वो कहा है किलपैट्रिक ने। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। ऐसे ही परिपक्वता की अवस्था, तो परिपक्वता जो धीरे धीरे अवस्थाओं के हिसाब से और आयु बढ़ने के अनुरूप व्यक्ति में कुछ क्षमता का विकास हो जाता है, वो परिपक्वता है। तो ये परिपक्वता की जो मेन अवस्था है आपके विकास की अवस्थाओं में, वह यह अवस्था है। जबकि परिपक्वता की शुरुआत बाल्यावस्था से हो जाती है, पर परिपक्वता की जो मूल अवस्था है जिसमें सर्वाधिक विकास होता है वो आपकी किशोर अवस्था है। पूर्ण नैतिकता का काल है, यानी मोरल वैल्यूज आदमी यहाँ से अच्छे प्रकार से सीख जाता है। पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। यहाँ आत्मसम्मान का काल, यानी कि ये जो बालक होते हैं जिन्हें हम किशोर या किशोरी कहते हैं, इनको आत्मसम्मान की बहुत बड़ी होती है, यानी कि आत्मसम्मान पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। संघर्ष एवं एवं तूफानों की अवस्था, स्टेनली हॉल कहते हैं ये अवस्था संघर्ष करने की और मन में तूफान उठने की अवस्था है। इस अवस्था में बालक वो सब कर सकता है जो वो सोच सकता है। तो संघर्ष करने की अवस्था, तूफानों की अवस्था इसे कहा जाता है। अगला है संवेग आवेग तीव्रता काल की। तो इस अवस्था में संवेग और आवेग बहुत ही तीव्र होते हैं, यानी आदमी के ऊपर संवेग बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। पूर्ण सामाजिकरण की अवस्था क्यों है? क्योंकि सामाजिकरण की शुरुआत बाल्यावस्था से हो रही है। जब वो स्कूल जा रहा है तो इस स्कूल में उसे समाज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, किंतु यह वो अवस्था है जहाँ वह समाज के बारे में पूर्ण रूप से सीख चुका होता है, ताकि जो समाज में हैं, जो नियम हैं, जो कानून हैं, वो सीखेगा। और जो समाज में कुछ ऐसी चीज़ें जो बदलने योग्य हैं वो उसके खिलाफ खड़ा भी होता है, और जो बदला जा सकता है उनको बदलने की कोशिश भी करता है। इसलिए कहा जाता है कि संघर्ष करना इन व्यक्तियों की, इन बालकों की खास बात होती है। बसंत काल है व्यक्ति के जीवन में एक सबसे कठिन काल, और इस जो सबसे अच्छा काल जो व्यक्ति के संघर्ष के लिए उसे प्रेरित करता है, आत्म जो कहते हैं ना कि इसे मोटिवेशन, यानी आत्म अभिप्रेरित रखने वाली जो अवस्था है वो यही अवस्था है। तो ये वसंत काल है। स्वर्ण काल जिंदगी का कहा जाता है क्योंकि बार बार यह संघर्ष करने का टाइम और यह आत्म बल वाला जो टाइम है वापस नहीं आता है। अमूर्त काल अवस्था, अमूर्त चिंतन की जो अवस्था है, यानी कि बाल्य अवस्था तक भौतिक रूप से चीज़ों को देखकर या दिखी हुई चीज़ों के बारे में ही व्यक्ति सोच पाता है, किंतु जब किशोर अवस्था में बालक आ जाता है तो वह अमूर्त चिंतन कर सकता है, यानी जो चीज़ें दिखाई नहीं भी देती हैं उनके बारे में भी वह कल्पना कर सकता है। और जब कल्पना करेगा तो चिंतन का विकास होगा, और धीरे धीरे जब चिंतन का विकास हो रहा है तो वह अमूर्तता की ओर बढ़ रहा है। अगला है उलझन की अवस्था, निर्णय नहीं ले पाता है। आदमी जो है किशोर अवस्था में जब होता है तो इस किशोर अवस्था में क्या होता है कि वह एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ ट्राई कर रहा होता है। तब उसे फिक्स ये अनुभव नहीं है इस चीज़ का कि वह किस प्रकार से निर्णय ले। तो उलझन की अवस्था है, क्योंकि संघर्ष के दौरान यदि वह उलझन में न नहीं पड़ेगा तो फिर वह गलतियां नहीं करेगा, और गलतियां नहीं करेगा तो सीखेगा कब? यानी कि गलतियां करने की जो मेन अवस्था है, जिनमें सबसे ज़्यादा आदमी गलतियां करता है, वह यही अवस्था है, उलझन है, निर्णय नहीं ले पाता है। अगला है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। संवेग जो है उस पर हावी रहेंगे तो परिवर्तन अधिक होता है। अब हम परिभाषाओं पे आ जाते हैं कि किसने क्या परिभाषा दी है।
तो किलपेट्रिक का आपको मैंने बताया था कि जीवन का सबसे कठिन काल किलपेट्रिक ने किशोर अवस्था के बारे में कहा है। वैलेंटाइन कहते हैं कि अपराध की नाजुक अवस्था है। जब आत्मसम्मान पे बालक किशोर या किशोरी आ जाते हैं तो यह इस समय अपराध कर बैठते हैं, क्योंकि ये ईगो पे चीज़ों को लेते हैं। जब ज़्यादा आत्मसम्मान पे लेंगे चीज़ों को और अगर वो उनके हिसाब से नहीं होती हैं तो फिर उनको जो है अपने आप को हीन हीन भावना समझने की जो उनके अंदर जो है प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तब क्या कर बैठते हैं, वो अपराध कर बैठते हैं। तो अपराध की नाजुक अवस्था इसे कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उनको उनकी रुचि के अनुरूप भी चीज़ें हो और थोड़ा बहुत उनको समझाया भी जाए। तो ये परिवेश के हिसाब से उनको समझाया जाए, अन्यथा वो अपराध कर बैठते हैं। तो अपराध की नाजुक अवस्था है कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। किलपेट्रिक ने तो कहा था कठिन काल, और जबकि अपराध की नाजुक अवस्था कहा है वैलेंटाइन ने। ऐसे ही स्टेनली हॉल ने कहा है कि तनाव, तूफान, संघर्ष, इन तीनों की अवस्था कौन सी है, स्टेनली हॉल। तो याद रखना कि आपको तनाव से बचना है, तूफान से बचना है, संघर्ष से बचना है, तो ऐसे हॉल में जाके बैठिए जो आपके लिए सेफ हैं, बाहर नहीं निकलना है। तो स्टेनली हॉल की परिभाषा है कि संघर्ष की, तूफान की, तनाव की अवस्था है किशोर अवस्था। ऐसे ही वैलेंटाइन जो है, वैलेंटाइन डे के दिन अगर किसी व्यक्ति को धोखा मिल जाए तो वो अपराध करेगा। अपराध करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसे धोखा मिल गया वैलेंटाइन डे के दिन, प्रेम दिवस के दिन यदि उसे धोखा मिला है प्रेम में, तो वह अपराध कर बैठता है। ऐसे ही किल का मतलब मारना। जो अगर किसी को आप मारोगे तो वह आपके जीवन के लिए दुर्भाग्य होगा, क्योंकि आपको जेल में बंद कर लिया जाएगा। तो आपके लिए अच्छा काल है कि बुरा काल है, बुरा काल है। यानी कि सबसे कठिन काल वो होगा जब आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। यानी किल करोगे तो आपको कठिन जो है कारावास भुगतना पड़ेगा। वैलेंटाइन डे के दिन जब आपको क्या नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा, तो आप अपराध कर बैठोगे। और जब आप हॉल में रहोगे तो ही आप सेफ हो, क्योंकि आपको तनाव नहीं होगा, पढ़ने में मस्त रहोगे, तूफान दूर दूर तक नहीं होगा और संघर्ष करने में आप बिजी रहोगे। ये हमने आपको बेसिक आइडिया देके समझा दिया। ऐसा नहीं है कि आप इनको इसी ट्रिक से याद करें, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं किशोर अवस्था में कौन कौन से विकास के सिद्धांत लागू होते हैं। तो किशोर अवस्था में अकस्मात परिवर्तन होते हैं, तो यह सिद्धांत लागू होता है अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत। और ये दिया है आपके स्टेनली हॉल ने। कब दिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दिया किसने है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जब किशोर अवस्था आती है तो बच्चों और बच्चियों में, यानी कि किशोर और किशोरियों में अचानक शरीर में परिवर्तन होते हैं। तो ये परिवर्तन अकस्मात होते हैं। और इस पे एक पुस्तक लिखी है एडोलसेंस, और ये एडोलसेंस पुस्तक यानी किशोर अवस्था की जो पुस्तक है वह स्टेनली हॉल ने लिखी है। यानी किशोर मनोविज्ञान का जनक यदि किसे कहा जाए तो वह आपके स्टेनली हॉल हैं। तो यहाँ से आपको तीन चीज़ें क्लियर हो गई कि अकस्मात परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो स्टेनली हॉल का है, इन्हीं की पुस्तक एडोलसेंस हैं, और किशोर मनोविज्ञान के जनक भी इनको ही कहा जाता है। जैसे ही बालक बाल्य अवस्था को पूर्ण कर चुका हो, मतलब पूर्ण करने ही वाला होता है 11-12 वर्ष की अवस्था में, उस समय बालक के शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अकस्मात परिवर्तन होगा, क्योंकि उसके अंदर हार्मोन्स जो हैं हावी होना शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है। आगे क्या परिवर्तन होंगे उनको सीखेंगे, पर ये एक सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है कर्मिक विकास का सिद्धांत, और ये थॉर्नडाइक, होलिंगबर्थ और किंग ने दिया है, यानी इसको ये सपोर्ट करते हैं। अब ये चीज़ क्या है इसको समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी परिवर्तन अकस्मात संभव नहीं है। जैसा कि किशोर अवस्था वाली उस पुस्तक में कहा है कि अकस्मात परिवर्तन होते हैं, किंतु ऊपर वाले सिद्धांत का अपोजिट सिद्धांत ये है क्रमिक विकास का सिद्धांत। अगर आज कोई भी परिवर्तन है तो वह अकस्मात नहीं हुआ है, वह धीरे 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 जो है इनपुट में आए हैं, उससे पहले उसको काफ़ी टाइम लगा है। यानी ये तो क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तनों का परिणाम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किशोर अवस्था में दिखाई देने वाला कोई भी परिवर्तन, चाहे वो गर्भकाल जो हुआ है वह गर्भ अवस्था, शेष अवस्था और बाल्य अवस्था के डेवलपमेंट का ही रिजल्ट हैं। अगर वो नहीं होते तो आज आप ये चेंजेस महसूस नहीं कर रहे होते। तो थॉर्नडाइक, होलिंगवर्थ और आपके किंग कहते हैं कि अकस्मात कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि थॉर्नडाइक स्टेनली हॉल क्या कह रहे थे कि जो परिवर्तन है वो अकस्मात देखने को मिलते हैं, जैसे आवाज़ भारी होना, शरीर के जो अंग हैं उनमें जो है असामान्य वृद्धि, यानी कि किसी में क्या किस प्रकार की वृद्धि होती है। तो ये आपको दो प्रकार के मैंने विकास के सिद्धांत बता दिए हैं। किंग का मानना ये है कि जिस प्रकार
वर्तमान ऋतु में आने वाले ऋतु के लक्षण छुपे रहते हैं या नजर आते हैं। जैसे कि कोई भी ऋतु जो इस समय चल रही है उसमें गुजरी हुई ऋतु के कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। उसी प्रकार उत्तर बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था के लास्ट पीरियड हैं जब वो खत्म हो रहा होता है, यानी 11-12 साल की एज में किशोर अवस्था के जो लक्षण हैं वो प्रकट हो जाते हैं। और उत्तर किशोर अवस्था, जब किशोर अवस्था समाप्त हो रही होती है उस समय प्रौढ़ अवस्था के लक्षण प्रकट होंगे। यानी कि अकस्मात कोई भी चीज़ पैदा नहीं हुई है, धीरे धीरे विकास का, क्रमिक विकास का ये परिणाम है। सामाओ द्वीप जो हैं, इस द्वीप में जाके होलिंगवर्थ ने किशोर अवस्था का अध्ययन किया था। तो कई बार प्रश्न ऐसा आ जाता है कि होलिंगवर्थ ने किस द्वीप पे जाकर किशोर अवस्था का अध्ययन किया? सामाओ द्वीप। क्या नाम है? सामाओ द्वीप। तो ये यहाँ तक की बात हो चुकी है। आगे देखते हैं। वेलेंटाइन ये मानते हैं कि घनिष्ठ, इस अवस्था की विशेषताओं में आ रहे हैं कि घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है। यानी कि ये जब एज खत्म होने वाली होती हैं, लगभग 16 साल के बाद की एज है, तो उस समय व्यक्ति घनिष्ठ मित्र बना चुका होता है और व्यक्तिगत यानी पर्सनल उसके जो हैं फ्रेंड सर्किल बन चुका होता है। तो ये उनकी विशेषताएं। आपको सिर्फ पढ़ना है, जरूरी नहीं है कि आपको हर डेफिनेशन याद रहे। 3 डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वो तीनों इंपॉर्टेंट है, तो उसे याद रखिए। ऐसे ही कोल्सनिक ये कहते हैं कि किशोर अवस्था के लोग प्रौढ़ों को, यानी जो उनसे सीनियर हैं, उनको अपनी मार्ग की सबसे बड़ी बाधा समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो प्रौढ़ हैं, यानी जो 19 वर्ष के बाद की जो उनसे सीनियर हैं, वो उनको वो सब चीज़ें करने से रोकते हैं जो वो करना चाहते हैं। हालांकि वो इसलिए उनको रोकते हैं क्योंकि जो चीज़ उन्होंने किशोर अवस्था में महसूस की हैं वो उनके साथ ऐसा न हो। अगर कुछ गलतियां उन्होंने की हैं तो प्रौढ़ों ने किशोर अवस्था के दौरान वो गलतियां ना करें। किंतु फिर भी हर किशोर को ऐसा लगता है कि मेरे जो बड़े भाई बहन हैं, जो मुझसे बड़े हैं, जो किशोर अवस्था को पार कर चुके हैं, वो मेरे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। जबकि ऐसा नहीं है, वो उसने खुद उस किशोर अवस्था को जिया है, तो उसने उन सभी परिणामों को देखा है जो किशोर अवस्था के दौरान हुए थे, इसलिए वो आपको रोकते हैं। किंतु आपको ऐसा लगता है कि वो आपको क्या कर रहे हैं? आपको परेशान कर रहे हैं। रोस ये कह रहे हैं कि किशोर अवस्था के लोग सेवा के आदर्शों की स्थापना करते हैं और पोषण करते हैं। यानी कि जिस अवस्था में लोग सबसे ज़्यादा सेवाभावी हो सकते हैं वो यही अवस्था है। यानी यहाँ सेवा करने की एक आदर्शता, यानी कि एक कंडीशन सेट की जाती है कि भाई इस प्रकार का आदर्श होने का गुण इस अवस्था में ही पाया जाता है। यानी सेवा भाव का सबसे महत्वपूर्ण गुण इस अवस्था में होगा। क्रो एंड क्रो ये कह रहे हैं कि किशोर अवस्था वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा प्रस्तुत करती हैं। आज आपने सुना होगा कि किशोर भारत, जो मतलब नवयुवक नवयुवतियां हैं, वो भारत की नींव रखती हैं, भारत की शक्ति का केंद्र हैं। तो यही लाइन आपको उस चीज़ के बारे में बताती हैं कि आज की शक्ति ये नव युवक युवतियां हैं जो किशोर हैं, और यही भविष्य की आशा है। आगे भविष्य इन्हीं पे टिका हुआ है क्योंकि ये नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से परिपक्व हो चुके हैं और इनको नैतिकता की समझ भी है और समाज में क्या चल रहा है उसकी अच्छी प्रकार से समझ है। जर्सील्ड कहते हैं कि किशोर अवस्था बाल्यावस्था से निकलकर आई परिपक्वता की अवस्था है। यानी कि किशोर अवस्था कोई नई अवस्था नहीं है, ये बाल्यावस्था जब पूर्ण हुई तो उसी बाल्यावस्था के दौरान जो बालक ने अनुभव किया और जो आयु बढ़ने के साथ साथ उसने क्षमताओं का विकास किया है, वही परिपक्वता आज किशोर अवस्था के नाम से जानी जा रही है। फिर हेडो कमेटी ने जो हैं इस पर विचार प्रकट किया है। क्या विचार प्रकट किया है? इसको अच्छे प्रकार से सुनना है। 11-12 वर्ष की जो आयु है उसके बाद बालक बालिकाओं की नसों में ज्वार उठने लगता है। यानी कि वो नसों में ज्वार उठने का मतलब ये है कि अब उनके अंदर हार्मोन्स की जो है एक्टिविटी शुरू हो चुकी हैं, जिसको किशोर अवस्था का नाम दिया गया है। यदि उन्हें सही दिशा समय रहते दी जाए तो वे सफलता प्राप्त करेंगे। यानी किशोर अवस्था के दौरान गलतियां करने की, उलझन में होने की जो है काफ़ी ज़्यादा, एक मतलब कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी है कि बालक उलझ जाएगा, बालक असफल होगा। किंतु उसको सफल बनाना है तो हम जब ये किशोर अवस्था शुरू हो रही होती हैं उस समय बालक को सही दिशा प्रोवाइड करवाएं। तो ये हेडो कमेटी के द्वारा बताई गई डेफिनेशन है, इस चीज़ को ऐसे समझा जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि किशोर अवस्था में क्या हुआ है। अब हम आते हैं किशोर अवस्थाओं की विशेषताओं के ऊपर कि क्या क्या प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि किशोर तो पुरुषत्व को प्राप्त करेगा, यानी जो किशोर बालक हैं वह पुरुषत्व को प्राप्त करेगा और किशोरी मातृत्व को प्राप्त करेगी। यानी कि महिला बनने की ओर अग्रसर और पुरुष बनने की ओर अग्रसर, दोनों का गुण प्रकट होगा। जैसे कि बच्चों में दाढ़ी मूंछ आना, लड़कों में आवाज़ भारी होना,
लैंगिक अंगों का विकास होना है, आंतरिक अंगों का विकास हो रहा है, और शरीर में भारीपन आएगा यानी कि हड्डियों में वजन आएगा, शरीर में मांस गेन होगा यानी कि वजन जो है भार बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, ये चीज़ें हो रही हैं। ऐसे ही मातृत्व प्राप्ति होगी तो बालिकाओं का शरीर जो है वो चेंज होने लगेगा, उनके अंदर मासिक धर्म की जो है यानी अंडाणु परिपक्व होके अब मासिक धर्म जो है होना वो शुरू हो चुका है, आवाज़ में पतलापन हो चुका है और लैंगिक अंगों का विकास हो रहा है। तो आपने पढ़ा होगा द्वितीयक लैंगिक लक्षण, वो विज्ञान में पढ़ा है, तो वो चेंजेस सभी आपके यहाँ किशोरावस्था को दर्शाते हैं। इनमें दे रखा है कि किशोर और किशोरियों के शरीर में एक विशेष प्रकार की गंध होती हैं जो विशेष रूप से आपके जब वो पास आएंगे तो पहचानी जा सकती हैं। तो कौतूहल बच्चों में कब पैदा होता है, तो वो किशोर अवस्था में पैदा होता है और उनमें विशेष प्रकार की गंध होती हैं। अगला आपके सामने पॉइंट है आत्मसम्मान की भावना, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बालक पैदा होने के बाद 18 या 19 वर्ष की एज तक वह किशोर अवस्था के दौरान करता है, जो 13 से शुरू होकर 18 या 19 तक चलती हैं। अगला सेल्फ सेफ्टी, आत्म सुरक्षा की भावना भी व्यक्ति इसी टाइम पे महसूस करता है क्योंकि जागरूक हो चुका है। अगला है आर्थिक सुरक्षा की भावना, आर्थिक सुरक्षा मतलब अब वह जो है पैसे कमाना चाहता है, व्यवसाय से जुड़ना चाहता है ताकि वह रोजगार की ओर बढ़ सके। उसकी भुजाओं और टांगों की हड्डियों का सर्वाधिक वृद्धि इसी काल में होती हैं। सेवा कार्य की दिशा में वो सोचने लगता है कि अब मैं जो है सेवा करने लग जाऊँ, क्योंकि आपको बताया था कि सेवा कार्य की आदर्श स्थिति और आदर्श अवस्था यही है। भविष्य को लेकर उसको उसमें चिंता साफ दिखाई देती हैं। हालांकि वो भविष्य अभी से नहीं बनाए किंतु वह भविष्य निर्माण की ओर अग्रसर है, तो उसमें चिंता होना सामान्य सी बात है। अगला है स्वतंत्रता की भावना, वह स्वतंत्र रहना चाहता है, अपने वैचारिक स्वतंत्रता, वह अपनी इच्छानुरूप कार्य करना चाहता है। परिपक्वता आ चुकी है, हर तरह से परिपक्वता है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, सांवेगिक, हर रूप से वो मेच्योर होना शुरू हो चुका होता है। पूर्ण सामाजिकरण हो चुका होता है। दिखावटीपन, अब वह जो है सुंदर दिखने का उसमें भावना प्रकट हो चुकी है। उसको हमेशा ये लगता है कि हर आदमी मुझे ही देख रहा है, इसलिए वो सब चीज़ें करता है जो इस अवस्था में लगभग आपके अंदर हार्मोन प्रकट होने के कारण होती हैं। सेवा भाव, सहयोग की भावना, दूसरों की भलाई करने की भावना, वो यहाँ उसमें प्रकट हो जाती हैं। अगला वीर पूजा, जिसे कहते हैं आदर्श मानना, किसी को आइडियल मानना। ये जो अवस्था है, जब उसका सामाजिक विकास हो रहा होता है, जब नैतिक विकास हो रहा होता है, तब वह किसी न किसी एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को आदर्श बना लेता है, उसको अपना आइडियल मान के ही वो चीज़ें करता है, उसके खिलाफ कोई शब्द सुनना नहीं चाहता है। तो ये वीर पूजा की भावना इसी समय उस बालक में जो है आती है। अगला है दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखना, कोरी कल्पनाएं करना शुरू कर चुका है, क्योंकि अब उसको भविष्य की चिंता है तो भविष्य के बारे में सोचना शुरू करेगा, यानी कोरी कल्पनाओं की अवस्था, कल्पना तरंग, डे ड्रीमिंग की जो अवस्था है वो यही है। विषम लिंगी आकर्षण, अब आपको मैंने बाल्यावस्था में बताया था कि समलिंगी आकर्षण होता है, बालक क्या करता है अपने ही समान ग्रुप में रहता है, यानी बालक के इस ग्रुप में ही रहेगा। जबकि अब किशोर अवस्था में आने के बाद हार्मोन्स जो हैं एक्टिव हो चुके हैं, अब विपरीत लिंगी आकर्षण होगा, यानी बालक बालिका की तरफ और बालिका बालक की तरफ आकर्षित होती हैं, तो विपरीत लिंगी आकर्षण होते हैं। इस फलस्वरूप जो है लड़का और लड़की आपस में मित्र बनना शुरू हो जाते हैं। नैतिकता का सर्वाधिक विकास, मोरल वैल्यूज बालक में सबसे ज़्यादा इसी टाइम पीरियड में होती हैं। अगला है संवेग स्थिरता, किशोर अवस्था का जो देखो किशोर अवस्था की शुरुआत में तो संवेग अस्थिर होते हैं, संवेग जो हैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, किंतु किशोर अवस्था की समाप्ति तक वह उन पे बैलेंस बनाना शुरू कर लेता है, यानी संवेग स्थिर हो जाते हैं उत्तर किशोर अवस्था में, जिसमें क्रोध, प्रेम, संयोग आदि की जो संवेग हैं वह जीवन पर्यंत तक के लिए स्थिर हो जाएंगे, यानी कि इस अवस्था के समाप्त होते होते जो संवेग उसने कंट्रोल कर लिए हैं वह उनको आजीवन तक वैसा बना सकता है। विरोधी भाव, विरोधी भाव का मतलब किशोर अपने आसानी से विरोधी बन जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि कोई लड़की या कोई लड़का जो है किसी के बहकावे में आकर किसी के साथ भाग गया, तो ये इसी अवस्था में होता है, क्योंकि बहकावे में आने की अवस्था है कि बहकावे में आकर गलती करेगा, तो गलती करना, विरोध करना यह सीख चुका है।
नेतृत्व का गुण, नेतागिरी के जो लक्षण हैं, यानी एक अच्छा नेता और नेता के क्या क्या गुण होना चाहिए वो इसी अवस्था में सीखता है। आपने देखा होगा कि 11वीं 12वीं के बाद जब वो फर्स्ट ईयर में चला जाता है तो वो जो है छात्र संघ के चुनाव जो हैं उसमें अधिक रुचि लेने लग जाता है। ये जरूरी है क्योंकि इस काल में वह नेता जो हो सकता है, जो एक अच्छा नेता जो सेवाभावी है, जिसमें नैतिकता सामाजिकता सब गुण होना चाहिए, वह सीख रहा होता है। व्यवसायिक चिंतन मैंने आपको बता दिया कि व्यवसाय के बारे में, भविष्य के बारे में सोच रहा है, रोजगार प्राप्ति के बारे में सोच रहा है, तो व्यवसायिक चिंतन होता है। यौन ऊर्जा सक्रिय, तो याद रखना यौन ऊर्जा सक्रिय दो अवस्थाओं में थी। एक तो जो आपकी शिशु अवस्था थी वहाँ भी बालक के अंदर काम प्रवृत्ति पाई जाती है, और यहाँ आपके दूसरी बार है कि यौन ऊर्जा सक्रिय यानी काम प्रवृत्ति दोबारा जागृत हैं। तो काम प्रवृत्ति बाल्य अवस्था में जो है प्रकट नहीं होती हैं। अगला आपके हैं असंभव लगने वाले कार्य भी कर लेते हैं। कई बार किशोर ऐसे काम कर लेता है जो दूसरों के लिए असंभव हैं, यानी कि कुछ कर गुजरने की इनमें जो है चीज़ें होती हैं, जो अवस्था आप यदि आपकी हैं इस समय 18-19 साल की, तो आप भी कुछ कर गुजरने की अवस्था में हो। तो ये सभी लक्षण, सभी विशेषताएं आपके किशोर अवस्था में थी, और किशोर अवस्था मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें इसी रेफरेंस के आसपास पूछी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझा ज़रूर होगा।